और नीट परीक्षा रद्द हो चुकी है। एनटीए सवालों के घेरे में है। एनटीए के डायरेक्टर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। आप बता सकते हैं कौन से पेपर के कितने सवाल? कुछ सवाल थे अभी हाँ सर बताइए सर 720 में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चंस थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे? कहाँ पर हुई, कोई एक लाइन कहे कहाँ पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए, उसकी भी रिपोर्ट देखिए। जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूँगा अपना निर्णय करके। हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा। एक बार भी एग्जाम अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। तो एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह साफ कहते हुए कि अब सब कुछ सीबीआई की जांच से निकलकर सामने आएगा। मैं अपना निर्णय देकर जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन एनटीए अभी भी सवालों के घेरे में है। 2024 हो 2026 हो, एनटीए पर कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। बार बार नीट का ये पेपर लीक या नीट के जो दोबारा से परीक्षाएं करवाना, एनटीए की भूमिका इस बार सवालों के घेरे में। कैसे उस वक्त जबकि सब इसको एक गेस्ट पेपर बता रहे थे, टीवी 9 सबूतों के आधार पर लीक के खेल की पोल खोल रहा था। और देखिए इस रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। टीवी 9 की खबर का असर, नीट की परीक्षा रद्द। कथित नीट पेपर लीक पर पर्दाफाश हुआ है। व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ था गेस्ट पेपर से करीब 120 प्रश्न पेपर में आए और इस वजह से यह मामला और गंभीर हो गया। जब एसओजी सच झुठला रही थी, टीवी 9 सबूत दिखा रहा था। पेपर लीक को लेकर जो पर्दाफाश है वो होता हुआ नजर आ रहा है। कथित नीट पेपर लीक का नया पर्दाफाश क्या है, ये आप जानिए। पेपर प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो चुका था, यह खबर आ रही है। जयपुर का मनीष पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। टीवी 9 ने दिखाया लीक का जाल। परीक्षा से पहले पेपर पहुंचा बाजार। राजस्थान में सबसे ज्यादा 3 बार पेपर लीक हुए। हर बार कोचिंग और पीजी संचालक की इसमें भूमिका दिखाई देती है। 2 मामलों में एमबीबीएस छात्र भी सॉल्वर रहे और पेपर के बदले औसत रकम 10 से 50 लाख प्रति छात्र रहा है। और इससे समझा जा सकता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। सबूत दिखाए, सिस्टम झुकाए, नीट में पेपर लीक साबित हुआ। यानी कि 1 मई को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 150 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल वायरल हो रही थी और इसमें करीब कितने 410 सवाल थे। एसओजी की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि इनमें से 120 सवाल 3 मई की नीट की परीक्षा में हूबहू मिलान कर रहे थे। लाखों छात्रों की आवाज बना टीवी 9, सिस्टम को जवाबदेह बनाया।
जब आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो आप उसे दुरुस्त कैसे करेंगे और कब करेंगे? इसी में देरी भी होती है और वो देरी हमें यहां पर नजर भी आई। टीवी9 भारतवर्ष ने यह खबर बहुत प्रमुखता से चलाई और टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीट नहीं है, क्लीन, ये हेडर था हमारी रिपोर्ट का, हमारी उस खबर का जो लगातार टीवी9 पर दिखाई गई। नीट के क्लीन होने तक टीवी9 का मिशन इंसाफ। और टीवी9 की खबर का असर हुआ और नीट परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन लाखों छात्रों का क्या, जिनके महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई? उन माफिया का क्या जो हर बार लाखों घरों के सपने तोड़ते हैं, लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं? आज इस पर देश भर से हमारी मुहिम से जुड़े हैं छात्र। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कुछ विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस खामी भरी व्यवस्था पर अपने विचार रखेंगे। आगे हम सबसे बात करेंगे, लेकिन देखिए यहां पर मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको यह बता देता हूं। दिल्ली से कुमार कुंदन और हमारी संवाददाता शालिनी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयपुर से ध्वज आर्य हमारे साथ हैं और बिहार से रूपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ अरस्तु उपाध्याय हैं, शिक्षाविद हैं, और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहां पर शालिनी अगर हो तो उनको जोड़िएगा पीसीआर। ये अभी एनटीए के डीजी कह रहे थे, अच्छा चलिए अभी जाएंगे शालिनी जब तक आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक केस की जांच कई राज्यों तक फैली है। जयपुर से हिरासत में मास्टरमाइंड मनीष यादव, बड़ी खबर। राकेश भंडावरिया ने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। पेपर की डिजिटल कॉपी नासिक में बनाई गई। तो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जहां यह पेपर छपने गया था वहां पे इसकी कॉपी बनाई गई जानकारी आ रही है। लॉजिस्टिक्स चेन में सेंध लगाने वाले की तलाश हो रही है। तो आगे बड़े पर्दाफाश बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेपर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से निकला और फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। कैसे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और कैसे माफिया का नेटवर्क काम करता है, देखिए पेपर लीक की ये पूरी क्रोनोलॉजी जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपको एनिमेशन के जरिए पता चल रहा है। शुरुआत होती है नासिक से। महाराष्ट्र के इस शहर में नीट का पेपर छापा गया। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही पेपर की कॉपी बना ली गई। जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी वहीं से खेल शुरू हो गया। प्रेस से निकलते ही यह पेपर गलत हाथों में पहुंच गया। नासिक से यह पेपर पहुंचे हरियाणा के गुरुग्राम। यहां एक डॉक्टर के पास यह पेपर डिलीवर हुआ। यह डॉक्टर इस पूरे रैकेट की अहम कड़ी है। प्रिंटिंग प्रेस से सीधे एक डॉक्टर तक यह कनेक्शन बताता है कि नेटवर्क कितना गहरा और संगठित है। गुरुग्राम से अगला पड़ाव बना राजस्थान। पेपर जयपुर पहुंचा और यहां से इसे रामगढ़ भेजा गया। एक शहर से दूसरे शहर, एक हाथ से दूसरे हाथ, माफिया का जाल फैलता गया। हर कड़ी में नए लोग जुड़ते गए, नेटवर्क बड़ा होता गया। जयपुर से रामगढ़ और रामगढ़ से सीकर, यहीं से यह कुख्यात गेस्ट पेपर तैयार किया जाता है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया। वो पीडीएफ कॉपी 720 में से 600 मार्क्स के सवाल हूबहू मैच हो गए। परीक्षा से 42 घंटे पहले यह पेपर छात्रों के बीच घूम रहा था और यहीं से पर्दाफाश की शुरुआत हुई। और फिर सीकर से यह पेपर अलग दिशाओं में फैला। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में बिहार और दक्षिण में केरलम तक। एक प्रिंटिंग प्रेस से निकला पेपर कश्मीर से केरलम तक पहुंच गया। और यह कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, यह पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क है जो राज्यों की सीमाओं को पार करके काम करता है। नासिक से गुरुग्राम, गुरुग्राम से जयपुर, जयपुर से सीकर और सीकर से पूरा हिंदुस्तान। सवाल यह है कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा था और सिस्टम को पता भी नहीं था, या पता था और आंखें बंद रखी। पेपर रद्द हुआ, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कैसे उखड़ेंगी। और अब इसीलिए सवाल यहां पर यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या वो एजेंसी जिसके ऊपर इस पूरे पेपर को सही तरीके से लीक प्रूफ तरीके से कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, वो माफिया जिसने पेपर लीक किया, या कोई और है जिसके बारे में पता लगना बाकी है। नीट पेपर लीक सुपर एक्सक्लूसिव पर्दाफाश हम आपके लिए लेकर आए। पेपर की डिजिटल कॉपी नासिक में बनाई गई। डिजिटल कॉपी सॉल्वर गैंग तक पहुंचाई गई। निजी कुरियर कर्मचारी की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत संदिग्ध है। पेपर तक कर्मचारी शुभम को 30 मिनट तक एक्सेस था और इस 30 मिनट में क्या खेल हो गया। पेपर हाई डेफिनेशन स्कैनर से स्कैन हुआ। नासिक में संदिग्ध शैडो सर्वर की तलाश की जा रही है। उसी सर्वर के जरिए पेपर की एक इमेज होस्ट की गई। इमेज होस्ट मतलब ऑनलाइन इमेज को रखा जाता है। इमेज होस्ट से एनटीए के सिस्टम को चकमा दिया गया। आईटी स्टार्टअप की लीज लाइन का इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट ट्रैफिक में डेटा ट्रांसफर किया गया, छिपाया गया और केमिस्ट्री के 120 सवालों का विशेष सेट बनाया गया। परीक्षा से 42 घंटे पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई। लॉजिस्टिक्स चेन में सेंध लगाने वालों की तलाश चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जानकारी हमें मिल रही है। अब देखिए, क्योंकि यहां पर राजस्थान एक बार फिर से इस पूरे पेपर लीक में एपी सेंटर बनता जा रहा है, तो ध्वज आर्य के पास चलते हैं। ध्वज, राजस्थान में वैसे पहले बहुत पेपर लीक हमने देखे और उसके ऊपर कार्रवाइयां भी देखी हैं,
लेकिन नीट जहां पर 22 लाख से ज्यादा बैठे बच्चे, करीब करीब 23 लाख, एक बार जब वो पेपर फिर से रद्द होता है तो कड़ियां राजस्थान के सीकर से, चूरू से, रामगढ़ से, जयपुर से जुड़ती हैं। बताइए वहां क्या कार्रवाई कर रही है एसओजी? देखिए, मास्टरमाइंड जो मनीष है उसे अरेस्ट कर लिया गया और अभी फिलहाल की ताज़ा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। एसओजी के ऑफिस में सीबीआई की टीम आई हुई है और तमाम जो गिरफ्तार जो लोग हैं अभी उनको जो है जो टीम है सीबीआई की वो उन्हें लेके जाएगी और उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल जो है टीम अभी एसओजी के ऑफिस में है, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, नीट का एग्जाम दिया है, मुंह लटके हुए हैं इनके, आप इनके चेहरे देखिए किस तरीके से दुखी हैं ये बच्चे। 1 साल पूरी पढ़ाई की है और उसके बाद में इन्हें सुनने को मिल रहा है कि पेपर लीक हो। क्या नाम है आपका? गोविंद। ये क्या हुआ, मतलब अचानक से 1 साल आपने पढ़ाई की और उसके बाद में ये आपको सुनने को मिल रहा है पेपर लीक है, 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा से एग्जाम होगा? सर, जैसे ही हमें सूचना मिली है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है तो इस बात से हम कहीं ना कहीं नाराज़ भी हैं। हमारे जो गुरुजनों हैं और परिवारजनों हैं उन्होंने हमें समझाया भी है कि आगे से तुम दोबारा कंटिन्यू करना है, जैसे ही एनटीए कोई नई डेट निकालेगा उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। और इनका मोरल डाउन है गौरव, आप देखिए किस तरीके से नहीं, बिल्कुल ध्वज, लेकिन आप क्या उन लोगों से पूछ सकते हैं कि इसका जिम्मेदार वो किसको मानते हैं? और इन बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगता है, किसकी जिम्मेदारी उनको लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या लगता है आपको इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये सब कुछ होता है बार बार में, ये लीक होता है पेपर। अच्छा, ध्वज आपको रोकूंगा। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं नीट लीक को लेकर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो लोग एनटीए को से वो अपील के बाद भी हारेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि तेल कम यूज करें, सोना न खरीदें, क्या कहेंगे इसको लेकर अजय जी? ये चलिए, अखिलेश यादव अभी ये दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लीक पर जो उन्होंने कहा वो आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए, अब सवाल यह है कि बच्चे कह रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगला पेपर देना है। लेकिन बिहार में 2024 में बहुत सुर्खियों में आया था बिहार, रुपेश, और बिहार में भी आई एम श्योर वहां भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नीट की तैयारी की होगी, अपना जी तोड़ मेहनत की होगी और वहां पर पूरा अपना सब कुछ तन मन धन लगाया होगा। अब पेपर रद्द हो गया, 3 मई को पेपर उन्होंने भी दिया होगा। तो जरा बिहार के बच्चों से पूछिए उनका क्या कहना है, वो क्या, उनके मन में क्या भावना आ रही? देखिए गौरव, सिर्फ बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी थी बल्कि तपस्या करी थी। बिल्कुल, बच्चों ने तपस्या करी, अभिभावकों ने तपस्या करी, शिक्षकों ने तपस्या करी। 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो एक मुद्दा बना, सबके घोषणा पत्र में था कि बिहार में पेपर लीक नहीं होगा। इतना हंगामा हुआ 2024 में, 2025 और 2026 में फिर पेपर लीक हो गया। आपने परीक्षा दी थी? यस सर, दिए थे। अब किसको दोषी मानती हैं? बार बार ये हो रहा है, बिहार तो हब बन गया है, जैसे एजुकेशन का हब है, नीट जेई का हब है, उसी तरह से हब बन गया है पेपर लीक का। एनटीए वाला तो है, पर जो पेपर लीक करता है उसका एक अलग ग्रुप होता है, तो वो ज़्यादा दोषी इसमें हुआ। एनटीए बोलता है कि हम सिक्योरिटी के साथ करा रहे हैं, पर एक ग्रुप उसके, तो एनटीए वाले को उन ग्रुप के ऊपर नज़र रखना चाहिए था कि हाँ, बार बार जब पेपर लीक हो रहा है तो एक और ग्रुप ऐसा बन सकता है हर बार जब नीट होगा, जिस टाइम नीट होगा, तो उन लोगों के ऊपर नज़र रखना चाहिए। नज़र रखना चाहिए। हाँ सर। क्या होना चाहिए था? आई थिंक और बेटर तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसे हो रहा है, ड्रॉप लेने में भी तो अब डर लगने लगा है इस वजह से। सो डर लगने लगा है, लेकिन मनोबल टूटना नहीं चाहिए, मनोबल बना रहना चाहिए, है कि नहीं? मैं बोलना चाहूँगी कि एनटीए को अपना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करना चाहिए ताकि अगली बार ऐसा ना हो। कितनी मेहनत करी थी आप लोगों ने? रुलाई आ रही है। कितनी मेहनत की थी आप लोगों ने? इस बार कड़ी मेहनत की थी, अब फिर से तो करना पड़ेगा फिर एग्ज़ाम के लिए, तो पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छा हो इस बार। मनोबल टूट तो नहीं रहा है ना? क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स बोल रहे दोबारा तैयारी करना है और जितने दिन का गैप हुआ उसमें तक बिल्कुल रुपेश, वाकई सही बात है। देखिए, सदमा इतना है कि बोला तक नहीं जा रहा बच्चों से, और वाकई आपने सही कहा, तपस्या की जाती है, कम नहीं है इसकी तैयारी करना, कम आसान नहीं है। और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि आप परीक्षा देकर आए और 1 हफ्ते बाद आपसे कहा जाए कि नहीं, जो आपने परीक्षा दी थी उसका तो पेपर ही लीक हो चुका था, इसलिए हम पेपर हटा रहे हैं, हम पेपर परीक्षा रद्द कर रहे हैं, हम फिर से परीक्षा लेंगे, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस छात्र के ऊपर। देखिए, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके भरोसे देश के लाखों छात्रों का भविष्य टिका है, लेकिन इस एजेंसी के सिस्टम में कई खामियां हैं, कुछ ऐसे लीक हैं जो बार बार पेपर लीक की वजह बन रहे हैं। आइए जानते हैं वो बड़े लीक जो एनटीए को सफल परीक्षा कराने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। पहला लीक, एनटीए की गवर्निंग बॉडी में सिर्फ 10 सदस्य हैं और इन्हीं 10 लोगों के कंधों पर लाखों छात्रों की परीक्षाओं का पूरा भार है।
नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो या फिर यूजीसी नेट, सब कुछ इसी छोटी सी टीम के भरोसे चलता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने कम लोग, निगरानी कहां से होगी? दूसरा लीक, एनटीए का सारा काम बाहरी एजेंसियों के हवाले, पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक, परीक्षा केंद्र से लेकर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब आउटसोर्स है। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा बाहरी हाथ उतना ज्यादा लीक का खतरा। हर बाहरी कड़ी एक संभावित सुरक्षा खतरा है। तीसरा लीक, एनटीए का सारा स्टाफ संविदा पर है। चाय बनाने वाले से लेकर ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारी तक सब ठेके पर है। गोपनीय जानकारी भंग होने का खतरा यहीं से शुरू होता है। चौथा लीक, एनटीए का कानूनी ढांचा बेहद कमजोर है। यह एजेंसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी है, किसी संसदीय कानून से नहीं। इसलिए इसके पास पेपर लीक करने वालों पर सीधी कार्रवाई के अधिकार सीमित हैं। ना एफआईआर का अधिकार है, ना दंड देने की शक्ति है, बस शिकायत कर सकते हैं। और पांचवा लीक, बार बार विफलताओं के बावजूद जवाबदेही का पूरा अभाव है। कई बार पेपर लीक हुआ, परीक्षाएं रद्द हुई, लाखों छात्रों का नुकसान हुआ, लेकिन ना कोई स्वतंत्र ऑडिट मैकेनिज्म है, ना रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। गलती होती है, शोर मचता है और फिर सब भुला दिया जाता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई सुधार नहीं। तो यह है एनटीए के सिस्टम के 5 बड़े लीक। जब तक इन्हें ठीक नहीं किया जाता, तब तक पेपर लीक रुकने का नाम नहीं लेगा और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर रहेगा। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी, अभी आप एनटीए के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। एनटीए ने 3 मई को जब पेपर ये हुआ था, उससे पहले 2 मई को एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें बताया था कि उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं। बड़े बड़े दावे हैं कि भाई हमने देखो 551 सिटी और 14 सिटी विदेशों में कुल 22,79,000 बच्चे होंगे, इनकी परीक्षाओं के लिए इंतजाम किए हैं। बताया कि 674 सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, 6,000 से ज्यादा ऑब्जर्वर हैं और करीब 2 लाख लोग होंगे जो इन पूरी परीक्षा को स्मूथली रन कराएंगे। यह है ये स्मूथ परीक्षा। शालिनी, एनटीए के डायरेक्टर जो कह रहे हैं, क्या उतने कहने भर से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि हमने सीबीआई को जांच दे दी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार उनसे सिर्फ एक सवाल कर रही थी, क्या अब एनटीए इस बात को मान रहा है कि पेपर लीक हुआ? इस एक लाइन को वो एक बार भी उन्होंने हाँ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि एक सवाल भी अगर मैच कर जाता है उस पीडीएफ से, तो इसका मतलब है कि परीक्षा जो है वो जिस तरह से हम बात कर रहे थे सुचिता की, उस तरह से कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर एक सवाल खड़े होते, इसलिए हमने जो है वो दोबारा एग्ज़ाम करा रहे हैं। लेकिन ये बात अभी तक वो पूरी तरह से नहीं मान रहे कि हाँ पेपर लीक हुआ है। इस बात को उन्होंने आज भी एक बार भी अपनी ज़ुबान से इस बात को नहीं बोला और यही बात उनसे बार बार बोली जा रही थी कि आखिर गड़बड़ी उनको कहां पर नजर आ रही है, जिस गड़बड़ी को वो अगली बार ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक गड़बड़ी की पहचान नहीं होगी, चूक कहां पर हुई, अगर वो एनटीए नहीं बताएगा तो फिर अगली बार उसको ठीक कैसे करेगा, इस पर वो बार बार टालते नजर आए। बोले सीबीआई जांच करके बताएगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनटीए जो है वो अभी भी इस बात को लेकर कसरत नहीं बोल पा रहा है कि कहां पर गड़बड़ी हुई। हालांकि एनटीए के पास सारी जानकारी है। वो बोल रहे हैं कि पीडीएफ जो आया, हमने उससे प्रश्नों का मिलान किया, उससे प्रश्न मिलते हुए पाए गए, लेकिन कितने मिलते हुए पाए गए इस पर भी उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, तो सवाल नहीं ले रहे हैं वो, जिन सवालों पर सीधे उनकी जिम्मेदारी बनती है वो सवाल नहीं ले रहे हैं। शालिनी, बिल्कुल आप सही कह रही है। मेरे साथ अरस्तु उपाध्याय मेरे साथ हैं। अरस्तु, 2024 में भी हम बात कर रहे थे, इसी स्टूडियो में बात कर रहे थे जहां से मैं इस वक्त ये न्यूज दे रहा हूं अपने दर्शकों को, और 2026 में देखिए फिर वही मामला, वही ढाक के 3 पात। इनफैक्ट मेरी जानकारी के मुताबिक एक कानून भी बनाया गया था 2024 में और उस कानून का नाम था सार्वजनिक, बेहद सख्त कानून लागू किया गया था, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। इसका मकसद था पेपर लीक रोकना, इसका मकसद था ये लीक माफिया पर लगाम लगाना और इनफैक्ट 3 साल की जेल, 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये सब प्रावधान भी किए गए थे। नतीजा क्या अरस्तु? ढाक के 3 पात। अब तो 2024 में तो पूरी पेपर भी नहीं हुए थे, अब तो पूरे छात्रों को फिर से पेपर देने पड़ेंगे, उससे और बिगड़ गई व्यवस्था। आपका ठीक है, कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये हर साल दर साल होता ही रहेगा। इसको रोकने का तरीका मैं टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से देश की जनता को, सरकार को, एनटीए सिस्टम को और जो भी अथॉरिटीज हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए हमारा ये जो सिस्टम है, ये एक पेपर पेन एंड पेपर करके करवाया जाता है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये कारगर सिद्ध हो रहा है।
आप भी देख रहे हैं, हर बार आप बैठते हैं, हर बार हम पैनलिस्ट बैठते हैं, हर बार बच्चों को भुगतना पड़ता है, पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है, टीचर्स को, इतने लोग गिरफ्तार होते हैं। इसका तरीका सिर्फ एक ही है, जिसको मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर आपके थ्रू ये बात सरकार तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। इसमें इस पेपर को, जो पहले होता रहा था AIPMT के दौरान 2009 में, 2010 में हुआ था कि पहले प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाई करते थे वो मेंस देते थे, और जो मेंस होता था वो रिटन एग्जामिनेशन होता था, जिसमें कोई भी एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते थे। 2 बार पेपर आउट कराना बड़ा मुश्किल काम होता था। और बेसिकली ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब आप विश्वास कर पाए कि एक जगह 5 से 10 हजार रुपए में MBBS हो जाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ में 30-40 हजार रुपए साल की फीस है, कुछ में 5 हजार रुपए है। दिल्ली में कुछ ऐसे कॉलेजेस यहाँ पे 2 हजार रुपए फीस है, 3 हजार रुपए फीस है। लेकिन जहां हम प्राइवेट की बात करते हैं तो वहां पर ईयर की फीस 25 लाख रुपए तक जाती है। आप सोचिए, कहां 5 हजार और कहां 25 लाख। तो पेरेंट्स को, बच्चों को जो सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, जो रियल कंटेंडर नहीं है, उनको लगता है कि शायद पैसे देके हम यहां पर पहुंच जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनको लग जाएगा कि हम जो है यहां से आगे निकलेंगे तो उसमें हमारे को ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जिससे कि सही आप कह रहे हैं। लेकिन सरकार आपकी बात माने तो, आप जैसे लोगों की बात सरकार माने तो। अब देखिए, कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, पिछली बार 2024 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लेकर बहुत सवाल हुए थे, खुद धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने आना पड़ा था, जवाब देना पड़ा था। सरकार के अंदर इस बार कोई मंथन है? क्योंकि देखिए, यहां पर केवल NTA सवालों के घेरे में नहीं है, विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी को सुनिए, अखिलेश यादव कुछ कह रहे थे, वो सीधे सीधे सरकार तक जाएंगे और सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया ये पेपर लीक। निश्चित रूप से। और आप 2-3 मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल दावा किया कि पिछले 2.5 महीने में हमारे यहाँ कोई भी जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ ही राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने जो है इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है या फिर अपने वक्तव्य दिया है। बात, सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी की है गौरव। जिस क्रेडिबिलिटी का दावा आप कर रहे थे उसमें आप झूठे साबित हुए हैं। एक बार नहीं, लगातार 2 बार। पिछली बार भी पेपर लीक हुआ, इस बार भी पेपर लीक हुआ। लेकिन आप सोचिए कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमने इसको कैंसिल कर दिया है। अरे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि लीक हुआ है सारा मामला, और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो जिस शाख की बात आप कह रहे हैं वो शाख बुरी तरीके से फेल हुआ है और जीरो हुआ है, चाहे सरकार हो चाहे वो NTA हो। आज धर्मेंद्र प्रधान का प्रोग्राम था CII में। उस प्रोग्राम में जब पत्रकार खड़े थे उनसे बात पूछने के लिए इस बारे में, तो वो पत्रकारों से बचते हुए वहाँ से निकल गए। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में पिछली बार सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ा था, और किसी भी तरीके से सरकार ने पिछली बार भी नहीं माना था कि पेपर लीक हुआ है। और हकीकत की बात थी कि बिहार में, झारखंड में और तमाम जगहों पर गौरव कई ऐसे उदाहरण मिले जिसमें कि ऑटो रिक्शा में और टोटो जैसी जो बैटरी रिक्शा है उसमें बाकायदा जो है पेपर ट्रेवल किया था। और इस बार की कहानी तो उससे भी इतर है। लेकिन अभी भी सरकार ये नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, NTA ये नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। उनका कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इसको कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस शाख का क्या जो लगातार हर बार हो रहा है और अगली बार भी होगा, तो उसमें कहीं कोई लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और अगर आप ले भी रहे हैं तो आप पे कौन यकीन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि जिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स की आपने बात की कि विपक्षी नेताओं ने किस तरह से सवाल उठाए हैं, या फिर जो राज्यों के जो नेता हैं, जो डेप्यूटी CM है राजस्थान की, वो क्या कह रही है, सुना देते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं ये लोग, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। बिल्कुल उस पर भी जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। पेपर लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? जिन्होंने भी, जो भी इसके पीछे हैं,
और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहाँ हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं, इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है। इस समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी। गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है, राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। और देखिए, इसी मुद्दे पे फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे से बात की है मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने। सुनिए अलख पांडे क्या कह रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है या ये एक सिस्टम की लापरवाही है? दोनों ही है इसके अंदर। देखिए, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चोर चोरी नहीं करेगा। चोर की तो यही भाई वृत्ति है, वो तो करना ही चाहेगा चोरी। तो इसके ऊपर एक नेटवर्क तो बना हुआ है, पर ये नेटवर्क बार बार हमला करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूं कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार बार पेपर लीक हो रहा है। और आम जैसे लोग ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। आम लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का धंधा करते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी फॉल्ट है। और मेरे ख्याल से सजा का प्रावधान बहुत ही सस्ता है। जितने भी लोग इन सब धांधली में पकड़े जाते हैं वो पहली बार नहीं पकड़े जाते हैं। आज जितने भी नाम इस नीट के सुर्खियों में बनेंगे, ये सारे नाम अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो पिछले 5 साल में भी ये नाम उठे होंगे, पर इनको ऐसी सजा ही नहीं हुई कभी कि इनको डर लगे, इनके हाथ कांपे अगली बार ऐसा कुछ करने में। अलख जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए समय निकाला। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यहां पर यह है, जब ऐसी कोई घटना होती है तो ट्रस्ट डेफिसिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर होता है। कहा जाता है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसका इसमें हाथ हो सकता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कुछ सेलेक्टिव, मैं सबको एक तरह पेंट नहीं कर रहा हूं, वो इस सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल इसका हिस्सा हो सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी कोचिंग इंडस्ट्री से, जो भी शिक्षक, जो भी ऐसी कोचिंग के लोग पकड़े जाएं, उनको फांसी हो जानी चाहिए भाई इसके ऊपर। मतलब मैं तो बोलता हूं कि कड़ी जांच पड़ताल हो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर। मैं तो इस चीज को एकदम ओपन सपोर्ट करता हूं कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ ये शिक्षक ही खेलने लगेंगे तो क्या होगा। तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं चांसेस बिल्कुल ओपन है कि हो सकता हो कुछ शिक्षक भी इन्वॉल्व हो, कोचिंग इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो। जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए। अलख जी, देखिए, आपसे 2 टाइप के सवाल पूछ रहा हूं। एक तो मैं मैक्रो लेवल पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं और एक मैं कुछ आपसे केस स्पेसिफिक चीजें पूछना चाह रहा हूं। राजस्थान पुलिस के एडीजी ने कहा कि 15 दिन तक गेस्ट पेपर्स जो थे वो सर्कुलेशन में थे फॉर 15 डेज। यही गेस्ट पेपर के आधार पर सारी गड़बड़ी हुई है।
अब जब हम बात करते हैं जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलाया जाता है, तो नीट की तरफ से क्या, एनटीए की तरफ से कहा जाता है कि हमने जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स बनाए हैं, हमने यूनिक वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स बनाए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। सर, कहानी तो इससे पहले ही हो गई। मेरा सवाल यह है, 15 दिन तक एनटीए को पता नहीं लगा, क्या यह पॉसिबल है? इनोसेंट के चांसेस तो कम है इसके अंदर कि 15 दिन तक ये बात पता ना चले, क्योंकि इतनी बड़ी प्रणाली है, इतना बड़ा एग्जाम करा रही है, और जो बात बच्चों के बीच में आम तरह से फैल रही है। तो आज देखिए, राजस्थान के कोचिंग सेंटर बड़े बदनाम रहे हैं। कुछ कोचिंग सेंटर पर तो बुलडोजर तक चला गहलोत सरकार में, क्योंकि वहां पेपर लीक के उनके ऊपर आरोप लगा था। अब कोचिंग सेंटर के ऊपर क्या होगा, सीबीआई जांच करेगी, देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच क्या ये तो बच्चे अब जो वहां पर नीट का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, फीस देती, वो तो एनटीए तो उनसे फीस नहीं लेगा, लेकिन क्या कोचिंग सेंटर भी उनको 1 महीने 1.5 महीने जब तक परीक्षा नहीं हुई फ्री में कराएंगे उनको ये तैयारियां? बिल्कुल गौरव, इस बारे में मैं कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर उनसे ही बात कर लेता हूं। ये सवाल उन्हीं से पूछते हैं कि जो साल भर आपने फीस ली है, अब ये 1 से 1.5 महीने जो तैयारी कराई जाएगी, तो क्या इन बच्चों से दोबारा से फीस ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑलरेडी जब सुबह ये न्यूज़ ब्रेक हुआ तो हम भी काफ़ी दुखी हुए इस चीज़ से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिस्थितियों के बच्चे भी आते हैं। हमारे साथ सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आज जब हम बात कर आनंद जी, तो देखिए वजह बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खराब वजह है, जिसकी वजह से करीब 23 लाख छात्रों का पूरा मनोबल टूटता है। आपको क्या लगता है आनंद जी, सीधा सवाल, कौन है जिम्मेदार का? बार बार पेपर लीक, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? पूरी साफ तौर पर कहा जाए तो एनटीए है। जहां पेपर पब्लिश हो रहा है वहां से अगर लीक होता है, क्वेश्चन सेटिंग के समय लीक होता है, या फिर कहे कि ट्रांसपोर्टेशन में लीक होता है, तो जिम्मेवार एनटीए। लेकिन इसके तह तक जाने की जरूरत है कि कौन उसके लिए उत्प्रेरणा का काम कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये करवा रहा है। दोनों को सजा मिलनी चाहिए। आजकल पैसे कमाने के चक्कर में कोचिंग माफिया ने बाजार बना दिया है, अब बाजार से भी नीचे गिरा दिया। सेल्स टीम रख रहे हैं वो लोग, क्या मार्केटिंग टीम रख रहे हैं। और एक बात सरकार को जरूर जांच करनी चाहिए, कौन बदमाश है, क्या किया। और कोचिंग सेंटर वाले परीक्षा के कुछ दिन पहले कौन कौन ऐसे कोचिंग सेंटर है जो यूट्यूब के माध्यम से या लाइव पढ़ा के या कुछ करके या ऑफलाइन पढ़ा के बच्चों को गेस कर लो, मैं क्वेश्चन फंसा रहा हूं, मैं क्वेश्चन लड़ा रहा हूं। ऐसे करने वाले के लोगों को पकड़ना चाहिए। जो कोचिंग एक्ट बना है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोचिंग एक्ट बनता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सरकार भूल जाती है। तो ऐसे कोचिंग माफियाओं को पकड़ना चाहिए, जो गेस करते हैं, बच्चों को शॉर्टकट सिखाते हैं, तुरंत कुछ पा लेने की। तो आप ये कह रहे हैं आनंद जी कि कोचिंग माफिया भी इसके पीछे एक बड़ी कड़ी हो सकता है? एक ये कह रहे हैं? हो सकता नहीं, है ही। ये क्यों परंपरा हमारे सरकार ने छूट दी है लोगों को कि तुम गेस करके पढ़ाओ, तुम कुछ भी बकवास करो, लास्ट में रात में बच्चों को बुलाओ। कोचिंग एक्ट के खिलाफ ये सब घटनाएं क्यों घट रही है? तो इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए में जिन लोगों पर मिली भगत है उन पर भी होना चाहिए, और बीच के मीडिएटर को सबको जेल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने कभी ऐसा देखा हो कि गेस्ट पेपर में 120 सवाल मैच कर जाएं? मतलब पूरी फुल एक्सेस है तो। अरे गेस्ट पेपर होता ही नहीं है वो। उन लोगों को, कोचिंग वालों को कई लोग मीडिएटर बोलते कि लो इस बार का पेपर है, उसी को मिला जुला के वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में जब एनटीए को क्या चाहिए, पूरी सरकार को क्या चाहिए कि ऐसा कौन देश में कर रहा है, परीक्षा शुरू होने के पहले उन पर पैनी निगाह रखनी चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी होनी चाहिए। कि भैया तुम पढ़ाओ, साल भर पढ़ाओ। गरीब बच्चा बेचारा खेत गिरवी रख के आखिरी कट्ठे जमीन बेच के जाता है पढ़ने के लिए, साल भर 2 साल कुछ तो नहीं होता है, और अंत में उसको आप धोखा दे रहे हैं, गेस कर लो। और ये आप कानून की बात कर रहे थे आनंद जी। देखिए, एक कानून तो बनाया गया था देश में, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जब 2024 में खूब हो हल्ला हुआ था। इसमें कहा गया कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, जेईई, सीयूटी, नेट और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी दूसरी परीक्षाएं अधिसूचित हैं, उन सबको इसकी परिधि में रखा जाएगा। और इसमें पेपर लीक होने पर, माफिया को पकड़े जाने पर, या किसी तरह का और कोई गैर कानूनी मामला पकड़े जाने पर 3 से 7 साल की जेल,
5 साल तक बढ़ने का प्रावधान और साथ ही 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन नतीजा सर देखिए फिर वही, तो कानून तो है। आनंद जी। हाँ, मेरा मानना है कि कानून तो है, लेकिन कानून को और सख्त होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए कि इनके शिकंजे में से कोई बच के न जाए। दूसरी बात, अभी जो हम आखिरी में बोलना चाहते हैं कि चलिए जो हुआ हुआ, सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे अभी निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, उदास होने की जरूरत नहीं है। कठिन परिस्थिति बन गई है, परिस्थितियां खब हो गई हैं, लेकिन इसमें भी होप खोजिए। ठीक है, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई है, हो सके आप मेहनत करेंगे, हो सके क्या ऐसे ही होगा, आप मेहनत करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे तो जितनी अच्छी परीक्षा हुई थी उससे अच्छी होगी। जिसकी परीक्षा थोड़ी अधूरी रह गई थी, खराब रह गई, तो उसको भी एक मौका मिला है। ऐसे सोच के मन को पॉजिटिव करके पेरेंट्स को, बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए। इसमें पेरेंट्स को, मीडिया कर्मी को, सरकार को, सबको आके बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत में तो बच्चों का हित है। हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, बहुत बच्चों के सामने हल्ला करे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन आनंद जी, आपने तो कई सारे एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक किया होगा। आपके बच्चे तो देखिए पढ़े लिखे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे देश से लेकर विदेशों में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको लगता है कि एनटीए का मॉडल ये फ्लॉड हो गया है और अब एक नया मॉडल आना चाहिए? कोई दूसरा मॉडल परीक्षा का जो आप चाहते हो कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? एकदम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन हो सके कि फिर वो भी करप्ट हो जाए, वहां भी करप्शन हो जाए, तो जो व्यवस्था उसको पहले दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवस्था बदलने से ऑफलाइन परीक्षा होगी कि ऑनलाइन होगी, ये सब चर्चा से ज्यादा है कि जो है उसको सख्त करने चाहिए। हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी व्यवस्था बदल, बल्कि जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त होना चाहिए। अब बच्चों का विश्वास बढ़े एनटीए पर, बच्चों की परीक्षा पर विश्वास बढ़े, देश पर भरोसा हो, ऐसा काम करें। एक सवाल और आनंद जी, क्या जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और 2024 में बिहार में और झारखंड में काफी हल्ला हुआ था, देखिए 67 बच्चों के 700 से 700 नंबर मैच हो गए थे, क्या इस बार जो है यहां पर 720, क्या आपको लगता है कि एक संगठित गिरोह बन गया है देश में, अलग अलग राज्यों में? हो सकता है कि वो राज्यों में भी अलग अलग उनका कोऑर्डिनेशन हो एक साथ, उस वजह से ये सब हो रहा है और उस पर लगाम नहीं लग पा रही है, या अलग अलग आइसोलेटेड केसेस के तौर पर इसको देखना चाहिए? नहीं, ये गिरोह तो बना ही हुआ है और इस गिरोह के पीछे काफी पैसा खर्च हो रहा है। पैसा खर्च करने वाले कौन है भाई? लालची पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बच्चे इस तरह का पैसे का डिमांड करें या बच्चों को शॉर्टकट ना सिखाए। और इसका माध्यम कौन बन रहे हैं? कोचिंग सेंटर वाले, जिनके पास सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए। क्या शिक्षा इसलिए सैकड़ों हजारों करोड़ कमाने के लिए है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरु शिष्य के बीच के रिश्ता की कहानी है, तो इस पर भी होना चाहिए। तो हमारे कहने का फाइनल मतलब ये है कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो कोचिंग माफिया ये सब कर रहे हैं, गैस खिला रहे हैं, उन पर भी सख्त करवानी होनी चाहिए। और पेरेंट्स को अभी के सिचुएशन में बच्चों का उत्साह बनाना चाहिए और भविष्य में कभी भी अपने बच्चों को शॉर्टकट के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आनंद जी, आपका अपना समय हमारे साथ देने के लिए। तो आनंद कुमार, सुपर 30 के फाउंडर, साफ कहते हुए कि जो भी व्यवस्था है कम से कम उसको फुल प्रूफ तो करिए। मॉडल कोई भी हो सकता है, लेकिन मॉडल हर मॉडल में छेद किया जा सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से लागू नहीं किया तो। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज्यादा पैसा देने से और सीट मिल जाए मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, इसलिए ग्रीडी होने से उनको खुद को रोकना चाहिए।